हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSK नॉलेज में। दोस्त, मेरा नाम है सुबोध कुमार। आज हम फिर आप लोग के लेकर आए हैं अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का जो हमारा वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं मांग का वक्र मांग का वक्र तथा मांग का नियम, यानी डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि मांग क्या है, मांग वक्र क्या है, मांग तथा मांग का नियम क्या है। तो कहा जाता है कि जो मांग का जो नियम है, हमारा जो मांग का नियम है, वो अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है इसका। कहा जाता है कि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत नियम है। इसके बिना अर्थशास्त्र को बिल्कुल अधूरा माना जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है, अपना इसका योगदान है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मांग के बिना किसी बाजार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाजार में मांग और पूर्ति दो ही शक्तियों के द्वारा बाजार में कीमत का निर्धारण होता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होने में मांग और पूर्ति दो महत्वपूर्ण तत्वों का योगदान होता है। तो इसी तरह अगर उसमें से एक तत्व मांग को हटा दिया जाए तो कीमत निर्धारण और बाजार की कल्पना करना बिल्कुल असंभव हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग को अर्थशास्त्र में मांग को समझना बहुत आवश्यक होता है, मांग को पढ़ना हम लोग को बहुत आवश्यक है। तो मांग का नियम जो है, इसको हम लोग पूरे बेसिक से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि मांग क्या है, यानी मांग की परिभाषा, मांग कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम लोग फिर जानेंगे मांग वक्र क्या है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मांग का नियम क्या है। यानी इसको पूरी अच्छी तरीके बेसिक से पूरी क्लियर से हम लोग समझ लेंगे, है ना, एक एक करके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मांग क्या है, यानी डिमांड क्या है ना। तो दिख रही है, क्लियर दिख रही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिमांड क्या है। तो इसका पहले परिचय यानी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में मांग का नियम उतना ही प्राचीन है जितना कि अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र में जो मांग का नियम है उतना ही प्राचीन है जितना कि अर्थशास्त्र। इसे समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र में मांग का नियम कितना महत्वपूर्ण है ना। संपूर्ण अर्थशास्त्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी रूप में मांग से अवश्य प्रभावित है। यदि यह कहें कि आज संपूर्ण अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो यह गलत नहीं होगा। यानी अगर आज वर्तमान समय में यह कहा जाए कि जो मांग का नियम है, यानी अर्थशास्त्र जो है मांग के नियम की ओर ही चारों ओर कहीं ना कहीं से चक्कर लगा रहा है, तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो अर्थशास्त्र यानी किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें जो मांग शक्ति है ना, जो हमारा जो डिमांड है, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी भी आप अर्थशास्त्र में किसी भी क्षेत्र को अगर लेंगे तो कहीं ना आपको ये मांग का जो है ना, उसका इन्वेलप यानी इसकी मांग का जो नियम है कहीं ना कहीं बस लागू होता हुआ दिखेगा। अगर मान लीजिए आप मार्केट की बात कर लीजिए, तो अगर मार्केट में आपको किसी वस्तु का कीमत निर्धारण करना है, यानी किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करना है, तो वहाँ पे मांग जो हमारा जो मांग का नियम है वो महत्वपूर्ण योगदान निभाती है ना। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि मांग में किसी वस्तु की कीमत बाजार में कैसे निर्धारित होती है। तो जहाँ मांग और पूर्ति, यानी जहाँ पर हमारा ये जो मान लीजिए कि ये मांग वक्र है और ये पूर्ति वक्र, जहाँ दोनों पर क्रॉस करता है वहीं पर कीमत का निर्धारण होती है, वहीं पर प्राइस बनती, किसी वस्तु का प्राइस का निर्धारण होता है। तो यहाँ भी मांग का नियम कितना महत्वपूर्ण योगदान है आप समझ सकते हैं, ठीक है। मांग के बिना उपभोग, देखिए यहाँ पर बोले थे ना आपको कि मांग के बिना उपभोग तथा बाजार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः आज प्रत्येक अर्थशास्त्री इस बात से सहमत है कि मांग का नियम अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है। यानी अर्थशास्त्र को मांग का नियम को अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम भी माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मांग का परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलिए मांग की परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं मांग की परिभाषा, यानी मांग की कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो मांग को आसानी से समझने के लिए, यानी डिमांड को आसानी से समझने के लिए इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी मांग की जो परिभाषा है इसको आसानी से समझने के लिए हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। यानी हमारे अध्ययन में सुविधा होने के लिए इसमें 3 भागों में बांटा है, ठीक है। जो पहला भाग है उसके अंतर्गत आता है मांग का संबंध प्रभावपूर्ण इच्छा से है, यानी प्रभावपूर्ण इच्छा जिसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। दूसरा है मांग का संबंध मूल्य से है, यानी यहाँ पर प्राइस का बोल रहे हैं, यानी मांग का संबंध मूल्य यानी प्राइस का बात कर रहा है। नंबर 3 में आता है मांग का संबंध कीमत तथा समय दोनों से, यहाँ पर कीमत यानी प्राइस एंड टाइम दोनों से है। तो चलिए इस एक एक करके इसके अंदर देखते हैं क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मांग का संबंध, दिख रही। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मांग का संबंध प्रभावपूर्ण इच्छा से है, यानी मांग का संबंध प्रभावपूर्ण इच्छा से है। तो प्रोफेसर इसमें जो परिभाषा आती है वो प्रोफेसर पेंसन की परिभाषा आती है।
तो प्रोफेसर पेंसन के अनुसार, अगर प्रोफेसर पेंसन के अनुसार बात करें तो मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 3 बातें शामिल होती है। नंबर 1 वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, नंबर 2 वस्तु को खरीदने के लिए उपलब्ध साधन, और नंबर 3 में आते हैं साधनों को खर्च करने की तत्परता। यानी मांग का जो संबंध प्रभावपूर्ण इच्छा से है, इस भाग में जो परिभाषा आती है उसमें प्रोफेसर पेंसन की प्रमुख परिभाषा है। उन्होंने अगर मांग का संबंध हम प्रभावपूर्ण इच्छा से करेंगे, डिफेक्टिव डिमांड से करें, तो उसमें प्रोफेसर पेंसन के अनुसार जो परिभाषा दी हुई इस प्रकार से है कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। यानी मांग क्या है? एक अपने आप में एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें 3 बातें शामिल होती हैं। नंबर 1 कि मान लीजिए अगर कोई उपभोक्ता है तो उसे किसी वस्तु को प्राप्त करने की कितनी इच्छा है। अगर मान लीजिए आप एक उपभोक्ता हैं, आप अगर किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो आपकी कितनी इच्छा है कि उस वस्तु को आप खरीदना चाहते हैं। दूसरा, क्या उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास पैसा है? नहीं, साधन का मतलब है तो उसको खरीदने के लिए मान लीजिए पैसा जो भी लगता हो, मान लीजिए जनरली हम लोग पैसे से इसकी बात करते हैं, रुपया से बात करते हैं, तो आपके पास जो है साधन के रूप में क्या उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास उतनी आय है, आपके पास उतनी पैसे हैं। और तीसरा है कि अगर आपके पास पैसा है तो क्या आप उस पैसे को खर्च करने के लिए कितना तत्पर है, यानी कितना बोल सकते हैं आप, कितना उसे इच्छुक है कि उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं। तो ये 3 बातें अगर आप में है तभी आप मांग को आसानी समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी वस्तु को मांग का मतलब क्या होता है कि हम उसे खरीदना चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति तभी ना खरीदेगा जब उसे वस्तु को खरीदने की इच्छा होगी, और उसके पास इच्छा होने के साथ साथ उसके पास खरीदने के लिए उसके पास पैसा भी होना चाहिए। अगर किसी आदमी के पास अगर मान लीजिए पैसा है भी, तो क्या वो पैसे को खर्च करने के लिए तैयार है? अगर नहीं है तो फिर मांग होगा ही नहीं, किसी वस्तु का मांग होगा ही नहीं। तो ये 3 बातें होना जरूरी है। ये पहला है पर मांग का संबंध प्रभावपूर्ण इच्छा से। इस कैटेगरी में जो परिभाषा आएगा वो प्रोफेसर पेंसन की परिभाषा है। आप अगर इसे वीडियो पॉज करके आप इसे अपने नोट भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि ये जो हम आपको बता रहे हैं इसका अगर आप नोट चाहते हैं तो हमें प्लीज़ वीडियो के नीचे में कमेंट करके बताएं, जहाँ मेरा जो एक फेसबुक पेज है SSK नॉलेज, वहाँ से जाके आप इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको कमेंट करना होगा। अगर आप चाहिए आपको PDF, तब फिर मैं आपको वहाँ पर अपना जो फेसबुक पेज है वहाँ पर जाके हम आपको वीडियो को क्या करेंगे, उसका जो PDF है उसे हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे, है ना। ठीक है, चलिए नंबर 2 में जो हमारा परिभाषा अर्थशास्त्र की परिभाषा का दूसरा भाग है मांग का संबंध मूल्य से। यानी मांग का संबंध अगर मूल्य से हो तो उसकी क्या परिभाषा हो सकती है, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें प्रोफेसर JS मिल का प्रमुख परिभाषा आता है। तो प्रोफेसर JS मिल के अनुसार मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो कि निश्चित मूल्य द्वारा क्रय की जाती है। मांग की मात्रा स्थिर नहीं होती है या तो समान रूप से बदलती रहती है। यानी प्रोफेसर JS मिल ने क्या कहा कि मांग शब्द का अभिप्राय होता है कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा। सिंपल है, हम अगर किसी दुकान में जाते हैं तो मान हम कोई वस्तु खरीदना तो उससे मांगते हैं कि हमको इस वस्तु की इतनी मात्रा चाहिए, तो दुकानदार क्या करता है, उस वस्तु की कीमत बता देता है कि मान लीजिए उस वस्तु की कीमत 10 रुपया है। तो वही प्रोफेसर JS मिल ने कहा कि मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो निश्चित मूल्य द्वारा क्रय की जाती हो। जैसे हम लोग दुकान में गए तो 10 रुपये, मान लीजिए 10 रुपये पर यूनिट बोला, तो 10 रुपये के पर यूनिट के हिसाब से हमने मान लीजिए हमको 5 यूनिट हमको खरीदना है, किसी वस्तु को 5 यूनिट खरीदना है, तो हमने बोला 10 रुपये के हिसाब से हमको 5 यूनिट दे दो। तो जो हमने 10 रुपये के हिसाब से यानी 10 रुपये नहीं हुई, बोला गया है कि जो निश्चित मूल्य यानी 10 रुपये जो निश्चित मूल्य के अनुसार से कितना वस्तु की मात्रा क्रय की जाती है वही तुम्हारा क्या कहता है, मांग कहलाता है, उस वस्तु का मांग कहला जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मांग की जो मात्रा है हमेशा स्थिर नहीं होती, ये समान रूप से बदलती रहती है। यानी जो हमारा मांग की जो मात्रा है, अभी जो हमने डिमांड जाना, ये क्या है, ये हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये स्थिर नहीं होती, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ समान रूप से बदलती रहती है। यानी जैसे जैसे कीमत बदलता है वैसे वैसे मांग की मात्रा भी बदलती जाती है। इसमें एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है प्रोफेसर बाघ के अनुसार। प्रोफेसर बाघ ने क्या कहा कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा तथा उसकी कीमत दोनों से संबंधित होती है जो कीमत विशेष पर खरीदी जा सकती है। इनका भी वही कहना है कि किसी वस्तु की मांग जो है उस वस्तु की मात्रा तथा उसकी कीमत दोनों संबंधित होती है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। यानी सिंपल कहे तो जो दूसरी टाइप में जो मांग का संबंध मूल्य से, इसमें जो परिभाषा वो कह रहा है कि एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाती है वही वस्तु का मांग कहलाता है। सिंपल इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं ना। उसके बाद हमारा आता है नंबर 3 में परिभाषा। नंबर 3 की जो है उसमें आता है मांग का संबंध कीमत तथा समय दोनों से है। नंबर 3 में है मांग का संबंध कीमत तथा समय दोनों से है।
तो इसमें प्रोफेसर बेनहम के अनुसार, यहाँ पर एक बेनहम प्रोफेसर बेनहम है, उन्हें एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या कहा कि किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस परिणाम को कहते हैं जो उस समय पर एक निश्चित मात्रा में क्रय की जाती है। यानी तीसरा जो हमारा मांग की परिभाषा है वो है मांग का संबंध कीमत तथा समय दोनों से है। और इसमें प्रोफेसर बेंसन ने क्या कहा कि किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस परिणाम को कहते हैं जो उस पर एक निश्चित मात्रा में क्रय की जाती है। यानी सिंपल इस तरह समझिए कि इनका जो कहना है कि किसी वस्तु की जो मांग होती है वो एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य पर कितनी मात्रा में मांगी जाती है वही उस वस्तु की मांग कहलाती है। तो ये जो परिभाषा है सबसे उचित परिभाषा, यानी ऊपर जितना भी आपको परिभाषा मैंने बताया है कि मांग का संबंध इच्छापूर्ण प्रभाव से है, मांग का संबंध मूल्य से है, तो वो सब में सबसे अच्छी परिभाषा मांग का संबंध कीमत तथा समय दोनों में से है, जो अभी दिया गया प्रोफेसर बेंसन के अनुसार। यानी जब आपको कोई पूछे कि मांग क्या है तो इसका सिंपल परिभाषा आपको यह बताना है कि किसी निश्चित समय में, किसी विशेष समय में, किसी समय विशेष में एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा वही वस्तु की मांग कहलाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़ और दिया गया कि उपयुक्त तीनों वर्गों की परिभाषा में यह परिभाषा सबसे उपयुक्त है। अब ये समझ लेते हैं कि ये परिभाषा जो है प्रोफेसर बेंसन का ये क्यों उपयुक्त है, सबसे अच्छी परिभाषा क्यों मानी जाती है। क्योंकि यह परिभाषा मांग के सभी वास्तविक तथ्यों पर प्रकाश डालती है और मांग की प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। यानी प्रोफेसर जो बेंसन की परिभाषा है इसलिए सबसे अच्छी परिभाषा मानी जा रही है मांग का, क्योंकि इसमें मांग का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो सभी तत्व इसमें शामिल है। और मांग का जो महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो मांग का महत्वपूर्ण 5 तत्व होते हैं जो इस प्रकार है। पहला, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, वस्तु को प्राप्त करने के उसके पास कितनी साधन है। और नंबर 3, वस्तु विशेष पर साधनों को व्यय करने की तत्परता है, यानी उसके पास जो साधन है उसको खर्च करने के लिए कितना वो तत्पर है। और नंबर 4 में आता है वस्तु प्राप्ति की इच्छा कीमत विशेष से होनी चाहिए, यानी कि जो वस्तु खरीदना चाहता है वो कीमत विशेष से होनी चाहिए, कीमत पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। और नंबर 5 में जो है मांग का जो महत्वपूर्ण तत्व हुए है कि मांग का संबंध किसी समय विशेष से होना चाहिए। ठीक है, ये अगर ये 5 तत्व किसी परिभाषा में होता है तो मांग का सबसे अच्छी परिभाषा होती है। ठीक है, आपको समझ में आया। अब चलिए कि मांग का जो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं उसके अनुसार समझ लेते हैं कि मांग की परिभाषा किस तरह से तीनों अच्छी है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई वस्तु, एक मिनट, जो पहली वर्ग की परिभाषा था तो उसका था कि मांग का संबंध प्रभावपूर्ण इच्छा से। उसमें उसका मतलब यह हुआ कि कहा गया आपसे कि x एक वस्तु है जिसकी मांग 10 इकाई है। सिंपल उसका यही कहना था कि कोई एक वस्तु x वस्तु की मांग 10 इकाई है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये वस्तु कहाँ पर 10 इकाई मांगी जा रही है, कितना मतलब किस कीमत पर मांगा जाए, ये सब तो आपको पता नहीं चल रहा है। दूसरी वर्ग की जो परिभाषा थी उसका मांग का संबंध मूल्य से है। इसमें एक एग्जाम्पल यह लीजिए कि x वस्तु है और इसकी मांग 5 रुपया पर 10 इकाई है। यहाँ पर एक बात तो समझ में आया कि x वस्तु जो है उसकी मांग 10 इकाई है जो कि 5 रुपया प्रति इकाई की दर से है। ठीक है, और तीसरा जो वर्ग की परिभाषा है उसमें आता है कि मांग का संबंध कीमत का समय दोनों से है, जो कि ये है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल इस तरह दे सकते हैं, जो x वस्तु है उसकी मांग 5 रुपया प्रति इकाई पर इंदौर में प्रतिदिन 10 रुपये की है। देखिए परिभाषा सबसे अच्छा कैसी है। मान लीजिए आपके एक दुकान है, नहीं तो मान लीजिए आपको एक वस्तु बना रहे हैं। ठीक है, एक आप वस्तु बना रहे हैं तो आपको ये बता दिया जाए कि रांची, मान लीजिए इंदौर एक शहर है, वहाँ पर बोला गया है, इसमें से आपको बोल दिया जाए कि इंदौर शहर में x वस्तु की मांग 5 रुपये प्रति इकाई की दर से 10 इकाइयाँ हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये परिभाषा जो है क्या बोल रहा है कि एक निश्चित आपको समय बता रहा है कि इंदौर शहर में आज के दिन में, मान लीजिए कि आज के दिन में यानी कि सुबह टाइम, आज के डेट में इंदौर में 5 रुपये प्रति इकाई की दर से 10 इकाइयाँ की मांग है। तो इससे आपको एक अच्छा तरीका पता चल रहा है कि इंदौर शहर में इस वस्तु की कीमत इतना पर इतना मांग है, तो आपको वहाँ पर मांग आसानी से पता चल जा रहा है। तो इसीलिए मांग का जो संबंध कीमत तथा समय दोनों से है, ये परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मांग का नियम बहुत लंबा है, इसको हम पार्ट बाय पार्ट 1 करीब 3-4 वीडियो इस पर बनेगा, एक एक करके आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ में आए, नहीं तो एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपको पढ़ने में थोड़ा इरिटेशन होगा, इसलिए इसको छोटा छोटा भाग में इसको बांट के आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा इसका दूसरा, जिसको आपको बताएंगे कि मांग कितने प्रकार का होता है और मांग के कौन कौन से प्रकार है उसको ग्राफ के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको
जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरा इसी चैनल के नाम से एस के नॉलेज के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जहाँ पर जाकर उसे आप फॉलो कीजिए और हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे हम जानकारी, इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।